हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको भूगोल में लेसन नंबर 3 जल संसाधन को समझाऊंगा। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जल हमारे दैनिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक संसाधन है। बिना जल के हमारा जीवन संभव नहीं है और हमारी पृथ्वी पर लगभग 3/4 हिस्से पर जल मौजूद है। इसमें से भी कुछ जल खारी और समुद्री है और कुछ जल पीने योग्य है। पीने योग्य जल की मात्रा हमारे पृथ्वी पर बहुत कम है और आज के समय में जल दुर्लभता की समस्या हमारे सामने बहुत विकट रूप से देखने को मिलती है। तो अब हम लोग समझते हैं कि यह जल दुर्लभता या जल की कमी क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जल का विशाल भंडार है और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। उसके बावजूद भी यह सोचने वाला प्रश्न है कि जल दुर्लभता की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है। तो इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं कि जल दुर्लभता क्यों हमारे सामने देखने को मिल रही है। तो इन कारणों को खोजने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग जो कि जल से घिरा है और यह एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। उसके बावजूद भी जल की कमी हमें देखने को मिल रही है। ऐसी भविष्यवाणी भी की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे। इसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? तो हम उन कारणों को देखते हैं कि प्रमुख कारण जल दुर्लभता के क्या हैं। तो इनमें से कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं: अत्यधिक जनसंख्या, शहरीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अत्यधिक विस्तार, उद्योग धंधों का बढ़ते जाना, जिसके कारण जल दुर्लभता की समस्या हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ हम लोग कह सकते हैं कि जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र को भी बढ़ाया जा रहा है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा रही है, जिसके लिए शुष्क कृषि तकनीकों और सूखा प्रतिरोधी फसलों के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता के कारण जल का अत्यधिक शोषण किया जा रहा है, जिससे हमारा भूमिगत जल घटता जा रहा है। जल दुर्लभता को आप और हम इन चित्रों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। प्रथम चित्र यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा जल को इकट्ठा किया जा रहा है, जो कि बरसात में किसी सड़क पर यह जल जमा हुआ है जो पीने योग्य नहीं है। उसके बाद दूसरे चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत लंबी लाइन महिलाओं की यहाँ पर लगी हुई है, जो जल लेने के लिए लाइन से खड़े हुए हैं और अपने बर्तनों को अपने आगे उन्होंने रखा हुआ है। तीसरी पिक्चर आपकी बाईं तरफ ये दिख रही है कि एक महिला अपने सर पर ये जल की गगरी लेके जा रही है। इससे ये पता चल रहा है कि यह कोई हिमालयी क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है और महिला कहीं दूर से पानी को लेकर के आ रही है। तो ये तीन चित्रों के द्वारा हम जल दुर्लभता यानी कि पानी की कमी को समझ सकते हैं। उसके बाद अन्य कारणों में हम लोग देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में तेज़ी से औद्योगिकरण हुआ है, शहरीकरण हुआ है, विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत तेज़ी से यहाँ फैल रही हैं। तो इन उद्योगों में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता चला गया है, जिस कारण से हमें जल दुर्लभता देखने को आए दिन मिलती है। उसके बाद कृषि क्षेत्रों में अनेक किसान जो अपने निजी पैसों से या निजी धन के द्वारा वह नलकूप और कुओं को खोद लेते हैं, जिससे वह पानी को अत्यधिक भूमिगत जल को खींचा जाता है मशीन के द्वारा, जिससे भी भूमिगत जल धीरे धीरे कम हो रहा है और उस जल दुर्लभता का प्रमुख कारण बन रहा है। तो ये प्रमुख कारण हैं जिससे हमारी पृथ्वी पर जल की दुर्लभता आए दिन बढ़ती जा रही है। तो आप लोग इन चित्रों के द्वारा और समझ गए होंगे कि जल दुर्लभता क्या है और इसके कारण क्या है। उसके बाद आता है बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है। तो नदी घाटी परियोजना या नदी उद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा जल का संरक्षण और प्रबंधन किया जाता है, जिसमें
बांध बना करके, नहरें निकाल करके, झील आदि बना करके जल का संरक्षण किया जाता है और दूर तक इस जल को ले जाया जाता है कृषि और पीने के लिए। उसके बाद इन नदी घाटी परियोजनाओं पर जो बांध बने हैं उन बांधों को हम लोग देख लेते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सर्वप्रथम भारत में जो सबसे बड़ा बांध है, ये चित्र में भी आपको दिखाया गया है, हीराकुंड बांध। ये हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है और भारत का सबसे बड़ा बांध भी है। इस बांध के द्वारा जल का संरक्षण और प्रबंधन किया जाता है और नहरें निकाल करके बहुत सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। और इसी में इन्हीं नदी घाटी परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है और यह वाक्य किसने कहा था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया था। तो उसके बाद भारत के जो अन्य जो बांध हैं उन बांधों को भी हम चित्र के माध्यम से या मानचित्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम जो मैंने अभी आपको बताया, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध जो कि पंजाब और हिमाचल में सतलज नदी पर बना है। उसके बाद अभी मैंने आप लोगों को बताया हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है। उसके बाद सरदार सरोवर बांध जो कि आपके विषय इस किताब में भी दिया गया है, सरदार सरोवर बांध, यह नर्मदा नदी में गुजरात राज्य में बना हुआ है और ये बांध कुछ समय पहले विवादों में भी रहा था और इस पर नर्मदा बचाओ आंदोलन भी मेघा पाटकर के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण बांध हैं उनमें टिहरी बांध जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है और भागीरथी नदी पर यह बांध बना हुआ है। अन्य बांधों में हम लोग राणा प्रताप सागर बांध जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है, कृत्रिम बांध है। उसके बाद नीचे नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर और मैटूर बांध कावेरी नदी पर। ये प्रमुख बांध जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। और भी बांध आप इस मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर को बता दिया। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है इस जल संरक्षण यानी कि वर्षा के जल को किस तरीके से हम उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो वर्षा के जल को विभिन्न तरीकों के द्वारा हम लोग यहाँ पर संरक्षित कर सकते हैं। इनमें प्रमुख हैं जैसे हिमालयी क्षेत्रों में गूल बना करके, गूल यानी कि लंबी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं। उसके बाद पश्चिमी भारत में विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संरक्षण के द्वारा पानी को इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी हम लोग इसको देख सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को। ये वर्षा जल संरक्षण यहाँ पर चित्र में दिया गया है। इसके माध्यम से आप जल को इकट्ठा करके वर्षा के बाद जब पानी की कमी हो जाती है तो यह सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह राजस्थान ज़िले में राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अन्य विधियों में हम लोग देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब बना करके वर्षा के जल को पारंपरिक ढंग से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट विधि और है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो कि मेघालय में नदियों के द्वारा जल को बांस के द्वारा पाइप के द्वारा एकत्रित कर बहुत दूर तक इस पानी को लाया जा सकता है। लगभग 200 वर्ष पुरानी यह विधि है और इसमें पानी को बूंद बूंद करके पौधों पर छोड़ा जाता है। यह बांस ड्रिप विधि है जो कि मेघालय में पूर्वोत्तर के राज्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि एक लंबे बांस को बांध करके उसमें पानी को किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जा रहा है। तो ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक इस
किताब के थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे। इसके क्वेश्चन आंसर आपको बाद में अलग से बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।